अध्याय 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 का शेष भाग। कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जहां चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों ने मना कर दिया। खास तौर से गांवों से जो कर दिया जाता था, उसका एक हिस्सा चौकीदारों के लिए हुआ करता था। चौकीदार गांव के रक्षक होते थे और पुलिस बल की छोटी इकाई के पूरक के रूप में काम करते रहते थे। पूर्वी क्षेत्र में इनकी मुख्य भूमिका थी। इन चौकीदारों से लोग बहुत घृणा करते थे, क्योंकि सरकार की ओर से ये खुफियागिरी करते थे तथा जमींदारों के ये पालतू होते थे। इस कर के खिलाफ और चौकीदारों और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। ये ही सदस्य चौकीदारों को नियुक्त किया करते थे। इस आंदोलन का श्री गणेश मई के महीने में बिहार में किया गया, क्योंकि समुद्र तट न होने के कारण वहां पर नमक आंदोलन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उदाहरण के रूप में मुंगेर, भागलपुर और सारण जिलों में कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया और चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया गया। जिन लोगों ने कोई आनाकानी की अथवा प्रतिरोध जताया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। सरकार ने कुछ रुपयों के बदले सैकड़ों हजारों की संपत्ति जब्त करके इसका बदला लिया। लोगों को मारा पीटा गया, यातनाएं दी गईं। मामला तब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा जब 31 मई को भागलपुर जिले के बिहरपुर गांव में अपने क्षीण होते हुए प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया। इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी गतिविधियों का ये मुख्यालय था। आश्रम पर पुलिस ने कब्जा करने से रोज रोज आश्रम के बाहर प्रदर्शन होने आरंभ हो गए। पटना से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी जब वहां दौरे पर गए तो एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को तोड़ने के लिए पुलिस ने लाठियों का प्रयोग किया। अन्य लोगों के साथ राजेंद्र प्रसाद को भी चोटें आईं। अन्य जगहों की तरह यहां भी दमन के कारण राष्ट्रवादी गतिविधियों की शक्ति और बढ़ गई और स्थिति ऐसी हो गई कि देहाती इलाकों में पुलिस का घुसना असंभव हो गया। बंगाल में मानसून चालू होने से नमक बनाने में दिक्कत आई, इसलिए आंदोलन नमक से हटकर चौकीदारी और यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन में बदल गया। यहां भी गांव के लोगों को भयंकर दमन का सामना करना पड़ा। हजारों की संपत्ति जब्त की गई या नष्ट कर दी गई। पुलिस के आक्रोश से बचने के लिए लोगों को भागकर जंगलों में छिपना पड़ा। गुजरात में खेड़ा जिले में, बारडोली तहसील में और भड़ोच जिले के जंबूसर में कर न अदा करने का एक सबल आंदोलन तेजी से चलाया जा रहा था। यहां पर लोगों ने भूमि कर यानी भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया था। हजारों की तादाद में अपने परिवार के लोगों, मवेशियों तथा घर की चीजें लेकर गांव के लोग ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे रजवाड़े वाले इलाके में चले गए थे और वहां महीनों मैदानों में डेरा डाले रहे। उनके घरों को तोड़कर और उनमें घुसकर चीजें नष्ट कर दी गई। पुलिस ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 80 वर्ष की मां को भी नहीं बख्शा, जो करमसाड़ के अपने गांव के मकान में बैठी खाना पका रही थी। उनके खाना पकाने के बर्तनों को उठाकर फेंक दिया गया। उनमें कंकड़ पत्थर और मिट्टी का तेल भर दिया गया। 1930 के दौरान वल्लभ भाई अधिकांश समय जेल में रहे और थोड़े दिनों के लिए जब भी बाहर निकले, अपने गांव और आसपास के इलाकों में कठिन जीवन यापन कर रहे किसानों को लगातार ढांढस बंधाते और प्रोत्साहित करते रहे। यद्यपि उनके थोड़े बहुत साधन जल्दी ही चुक गए, उनके मन में पराजय बोध घर करने लगा, लेकिन हार न मानकर वे जंगलों में डटे रहे। वे तभी अपने घरों को लौटे जब मार्च 1931 में शांति कायम हो गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में वन नियमों के उल्लंघन का आंदोलन भी विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुका था। इसमें विशेष रूप से वे क्षेत्र शामिल थे जिनमें जनजातियां रहती थीं। उपनिवेशवादी सरकार के वनों के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे और उन प्रतिबंधों से ये लोग सबसे अधिक प्रभावित थे। कुछ जगहों में तो वन कानून तोड़ने वाली भीड़ का आकार इतना बड़ा हो जाता था कि लोगों की संख्या 70,000 से भी अधिक हो जाया करती थी। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया था, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
लगता है कि जनता ने जवाहरलाल नेहरू के संदेश को हृदय में धारण कर लिया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा था, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब ये झंडा फहरा दिया गया है। जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा जिंदा है, उसे झुकना नहीं चाहिए। भयंकर और कठिन नृशंसता के सामने भी राष्ट्रीय झंडे के सम्मान की रक्षा का प्रयास बहुधा विचित्र प्रकार की बहादुरी का रूप धारण कर लेता था। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके बुंदूर में टोटा नरसैया नायडू पुलिस बल के 15 लोगों के दल से मार खाते खाते बेहोश होकर गिर गए, लेकिन राष्ट्रीय झंडा नहीं छोड़ा। कालीकट में पी कृष्ण पिल्लई पर, जो बाद में चलकर बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता बने, वैसा ही लाठी प्रहार किया गया जैसा नायडू पर किया गया था। सूरत में छोटे छोटे बच्चों ने पुलिस को चुनौती देने के लिए अपनी विलक्षण प्रतिभा का उपयोग किया। जब उनके हाथ से बार बार राष्ट्रीय झंडा छीना गया तो परेशान होकर उन्होंने एक नया उपाय निकाला। उन लोगों ने तिरंगे की ही अपनी ड्रेस सिलवाई। उस ड्रेस को पहनकर शान से सड़कों और गलियों में वे सारे जीवित झंडे घूमते रहे और पुलिस को चुनौती देते रहे। पुलिस उनके इस राष्ट्रीय झंडे को उनसे नहीं छीन सकी। राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक राष्ट्रीय झंडा अब दूर दराज के ग्रामांचल में भी प्रायः दिखाई पड़ने लगा था। उत्तर प्रदेश में आंदोलन का दृश्य और भी भिन्न किस्म का था। यहाँ पर कर न दो, लगान न दो का आंदोलन चलाया गया। कर न देने का आह्वान जमींदारों के लिए था। उनसे निवेदन किया गया था कि वे सरकार को राजस्व न दें, और लगान न देने का आग्रह किसानों से था ताकि जमींदारों को वे लगान न दें। चूंकि अधिकांशतः जमींदार सरकार के प्रति वफादार थे, इसलिए यथार्थ रूप में लगान विरोधी आंदोलन का रूप ही प्रमुख रहा। आरंभिक महीनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी मजबूत था, लेकिन सरकारी दमन चक्र के कारण बाद में इसकी पकड़ कमजोर पड़ गई और मालगुजारी न देने का अभियान बंद नहीं हुआ। लेकिन अक्टूबर में इसने फिर जोर पकड़ा। जब जवाहरलाल नेहरू थोड़े समय के लिए जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति को मालगुजारी विरोधी आंदोलन चलाने की स्वीकृति दी। 2 महीने तो गंभीर रूप से तैयार होने और उसका व्यापक प्रचार करने में लगे। इसके बाद सितंबर में पुनः ये अभियान छोड़ा गया। जनवरी तक दमन का इतना अधिक जोर हुआ कि मजबूर होकर बहुत से किसान गांव छोड़कर भाग गए। आगरा और रायबरेली के जिले इस अभियान के मुख्य केंद्र थे। जनता को हरकत में लाने के अनेक रूपों को इस आंदोलन ने लोकप्रिय बनाया। गांव और कस्बों में प्रभात फेरियां नियम सी बन गईं, जिसमें औरत और बच्चे प्रातःकाल झुंड बनाकर राष्ट्रीय गान गाते हुए गली गली घूमा करते थे। पत्रिकाएं अथवा गैर कानूनी सूचना पत्र, जो कभी तो हाथ से लिखे होते थे और कभी साइक्लोस्टाइल रूप से हुआ करते थे, घृणित प्रेस अधिनियम को तोड़ने के लिए बनाई गई रणनीति के अभिन्न अंग थे और इनकी संपूर्ण देश में मानो बाढ़ सी आई हुई थी। गांव तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनें काम में लाई जाती थी और पहले की ही तरह कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा लगातार दौरे, स्त्री पुरुषों के दलों द्वारा दौरे और उसके दौरान सभाएं, बैठकें और छोटी बड़ी जनसभाएं आंदोलन का केंद्रीय आधार बनी रही। बच्चों की वानर सेना संगठित की गई और एक स्थान पर लड़कियों ने अलग से अपनी माजेरी सेना बनाने की मांग रखी। पूरे 1930 के दौरान सरकार दुविधापूर्ण रुख अख्तियार किए रही। काफी सोच विचार करके बाद में चलकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जनता के नागरिक अधिकारों में कटौती के अध्यादेश बेरोक टोक जारी किए गए तथा प्रांतीय सरकारों को सिविल नाफरमानी वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई। लेकिन जून के अंत तक कांग्रेस कार्यकारिणी को गैर कानूनी नहीं घोषित किया गया था और मोतीलाल नेहरू को उस तारीख तक मुक्त रखा गया था। वे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे। अगस्त तक बहुत सारी स्थानीय कांग्रेस समितियों पर भी प्रतिबंध नहीं लगा था। इस बीच साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट्स के अधिकार दिए जाने की कोई चर्चा तक नहीं की गई थी। इस प्रकार से ये पीछे धकेलने वाला दस्तावेज था। इसकी नीतियां दमनात्मक थीं। इसने सरकार को और अलग थलग कर दिया। यहां तक कि गरम दलीय विचार के राजनेता भी इससे नाराज हुए और मदन मोहन मालवीय तथा
MS अणे जैसे लोगों ने गिरफ्तारी दी। 9 जुलाई को समझौतावादी रुख का संकेत देते हुए वायसराय ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा डोमिनियन स्टेट्स वाले मकसद पर फिर से जोर दिया। केंद्रीय विधायिका के 40 सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव को भी वायसराय ने स्वीकार किया कि तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर को कांग्रेस और सरकार के मध्य शांति स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा जाए। इन बातों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जवाहरलाल और मोतीलाल को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल स्थानांतरित किया गया ताकि ये लोग गांधी जी के साथ समझौते की संभावना को लेकर विचार विमर्श कर सकें। इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन संकेतों से ये सुनिश्चित हो गया कि कुछ राजनीतिक लोग नवंबर के महीने में गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ब्रिटिश शासकों तथा भारतीयों को बराबर की हैसियत देकर की जाने वाली ये पहली बैठक थी। इसमें लगभग हर प्रतिनिधि ने इस बात को बार बार रेखांकित किया कि संवैधानिक विचार विमर्श की कोई भी कार्रवाई बिना कांग्रेस को शामिल किए कोई मतलब नहीं रखती। उस कार्रवाई से ये भी स्पष्ट हुआ कि यदि सरकार को बचाने के लिए रणनीति का आधार संवैधानिक सुविधाओं को बनाया जाता है तो इसमें कांग्रेस की भागीदारी आवश्यक है। गोलमेज सम्मेलन के समापन पर बोलते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर इस संभावना की ओर संकेत किया था। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि बाद में होने वाले इस वर्ष के विचार विमर्श में कांग्रेस अवश्य भाग लेगी। 25 जनवरी को वायसराय ने बिना शर्त गांधी जी की रिहाई की घोषणा की। साथ में कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों की रिहाई की भी घोषणा की गई ताकि वे स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर भय के प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर अपने विचार जाहिर कर सकें। 3 हफ्ते तक आपसी विचार विमर्श के बाद और जो प्रतिनिधि लंदन से भाग लेकर लौटे थे उनसे सलाह मशविरा करने के बाद और समाज के विभिन्न तबकों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करके कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने के लिए अधिकृत किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के रूप में 15 दिन के लंबे विचार विमर्श के बाद एक दस्तावेज सामने आया। इसे कुछ लोगों ने शांति समझौता और कुछ ने अस्थायी करार नाम दिया। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए और सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए। नौकरशाही के लिए ये विचित्र बात थी क्योंकि इसमें कांग्रेस और सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया था। समझौते की शर्तों में जो बातें शामिल थीं वे इस प्रकार थी। जिन लोगों को बंदी बनाया गया है उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। इसमें हिंसक कार्रवाई में शरीक बंदी को नहीं लिया गया था। इस समय जो दंड लगे थे और उनको वसूले नहीं किया गया था, उनकी माफी, जब्ती, जमीन की वापसी यदि उसे तीसरे पक्ष को बेचा न गया हो और जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया था उनके साथ नरमी का बर्ताव। सरकार ने तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने के अधिकार भी दिए और शांतिपूर्ण तरीके से बिना आक्रामक हुए लोगों को धरना देने के अधिकार भी प्राप्त हुए। पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए जनता की जांच समिति बने। कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन गांधी जी ने जांच की मांग बार बार दोहराई थी, जिसका जिक्र समझौते में किया गया। अपनी ओर से कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी समाप्त करने की शर्त मान ली थी। समझौते में ये भी अंतर्निहित था कि अगली गोलमेज बैठक में कांग्रेस भागीदार बनेगी। जिन शर्तों पर समझौते पर दस्तखत किए गए उनको लेकर उस काल के लोगों में और इतिहासकारों में भी आपस में काफी मतभेद और विवाद हैं। इसके मुख्य कारण है इसका समय, हस्ताक्षर करते समय गांधी जी के इरादे, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ करने को शर्त के रूप में न रखना। यद्यपि लोग मानते हैं कि गांधी जी ने वायसराय को इस मुद्दे पर राजी करने का प्रयास किया। इस समझौते की लोगों ने अलग अलग रूप में व्याख्या की है। कुछ ने इसे धोखे की संज्ञा दी है, कुछ ने इसे भारतीय पूंजीपतियों के ढुलमुल स्वभाव का और गांधी जी का उनके दबाव में आकर काम करने का प्रमाण माना है। ये कहा गया है कि गांधी जी और भारतीय पूंजीपति दोनों ही जन आंदोलनों से भयभीत थे जो काफी क्रांतिकारी मोड़ ले रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा
कि किसानों ने के साथ धोखा किया गया, क्योंकि उनकी जब्त की हुई जो जमीन तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी, उसे वापस दिलाने की शर्त समझौते में नहीं थी। इसमें गुजरात के किसान विशेष रूप से प्रभावित थे आदि। बहरहाल 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तथा उसको लेकर जो तर्क दिए गए थे, इस बार भी लोग उसी आधार पर आरोप लगा रहे थे। लोगों की इस प्रकार की समझदारी का जो आधार है, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति और उसके स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। पहली बात यह है कि इस समझदारी में इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि जन आंदोलनों की आयु बहुत लंबी नहीं होती, उनको अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। सक्रिय राजनीतिज्ञों की तरह आम जनता की त्याग का क्षमता अनंत नहीं होती, और आंदोलन में निश्चित रूप से थकान के लक्षण नजर आने लगे थे। खासतौर से आंदोलन के बड़े और महत्वपूर्ण तबके के लिए तो ये बात निश्चित रूप से सच है। कस्बों में नौजवानों और छात्रों में तो ऊर्जा अभी भी बनी हुई थी, लेकिन सौदागरों और दुकानदारों के लिए लंबे समय तक नुकसान उठाना मुश्किल होता जा रहा था। बहिष्कार को सफल बनाने के लिए इस वर्ग का सहयोग आवश्यक भी था, लेकिन 1930 के सितंबर तक इनका समर्थन क्षीण होने लगा था। गांव के उन क्षेत्रों में जहां साल के शुरू में ही आंदोलन प्रारंभ किया जा चुका था, वर्ष के उत्तरार्ध में आकर उनमें भी शिथिलता आने लगी थी, जो कि पुलिस के साथ संघर्ष की और उन पर आक्रमण की छिटपुट घटनाएं तो घटती थी, और ये बात बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात सभी जगहों के लिए सच थी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लगान न देने का आंदोलन वर्ष के अंत में शुरू हुआ था। उनमें लड़ने का पर्याप्त माहौल अभी भी बरकरार था, लेकिन क्या कुछ इलाकों में प्रतिरोध की इन इक्की दुक्की घटनाओं से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इस विशाल देश की समूची जनता संघर्ष जारी रखने में सक्षम थी? और इस बात की क्या गारंटी थी कि जब इनकी शक्ति चुक जाती, जैसा कि आगे पीछे होना अवश्यंभावी था, तो इसके बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार होती ही? 1931 का साल वैसा नहीं था जैसा कि 1946 का था, और जैसा कि 1912 में होता हुआ कि सरकार पैंतरा बदलकर तेजी से दमन चक्र चलाती और काफी प्रभावी तरीके से आंदोलन को कुचल देती। इसमें शक नहीं कि नौजवान काफी निराश हुए थे, क्योंकि बिलखने और बेसूरने की तुलना में वे मर मिटने को वरीयता देते थे। इसमें भी शक नहीं कि गुजरात के किसान खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी कुछ जमीनें उनको तत्काल वापस नहीं मिल सकी थी। उनको ये तब वापस मिली जब 1937 में बंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल सत्ता में आया, लेकिन विशाल जन समुदाय का अधिकांश हिस्सा इस बात से प्रभावित था कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी सरकार को उनके आंदोलन को महत्व देना पड़ा और उनके नेताओं के साथ बराबरी का सलूक करना पड़ा और उनके साथ समझौता भी करना पड़ा। इससे उनको लगा कि उनकी शक्ति को मान्यता मिली है और सरकार पर उन्हें विजय प्राप्त हुई है। इस समझौते के कारण जो हजारों लोग जेल से निकलकर बाहर आए, उनको युद्ध स्थल से विजय प्राप्त कर लौटने वाले सिपाहियों जैसा सम्मान दिया गया। उनको पराजित और अपमान सहकर लौटे युद्धबंदी नहीं बनाया गया। उनको पता था कि शांतिपूर्ण समझौता आत्मसमर्पण नहीं होता है, और ये कि यदि शत्रु चाहें तो लड़ाई दोबारा छेड़ी जा सकती है। इस बीच ये योद्धा आराम कर सकेंगे और भावी संग्राम के लिए अपने को तैयार करेंगे। उन्हें अपने नेता और अपने आप में पूरा विश्वास था। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में 1930-31 का सिविल नाफरमानी आंदोलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। इसमें जेल जाने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 90,000 के आसपास थी। ये संख्या 1920-22 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वालों से 3 गुनी से भी अधिक थी। ब्रिटेन से आयातित कपड़े की मात्रा गिरकर 1/3 रह गई थी। अन्य आयातित वस्तुओं जैसे सिगरेट का भी वही हश्र हुआ। शराब तथा भू राजस्व से होने वाली सरकार की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार अत्यंत प्रभावी तरीके से किया गया था।
हिंदुस्तान के बहुत बड़े सामाजिक वर्ग को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर उनमें राष्ट्रीयता के प्रति झुकाव पैदा किया जा चुका था। एक तरफ यदि तमिलनाडु तथा पंजाब के शहरी व्यवसायी वर्ग को और छात्रों को अधिक सक्रिय बना दिया गया, तो गुजरात, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के किसान अगली कतारों में आकर खड़े हो गए थे और मध्य भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल की जनजातियां भी किसी से पीछे नहीं थी। मजदूर वर्ग भी इस परिदृश्य से बाहर नहीं था। इन लोगों ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास में कई विशाल सामूहिक प्रदर्शनों में भाग लिया था। शोलापुर के मजदूर इनमें सबसे अगली कतार में थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी निश्चित रूप से 1920-22 के आंदोलन की तुलना में नगण्य थी। सांप्रदायिक नेताओं ने अलग रहने की अपील की थी। इसी के साथ सरकार ने राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक मतभेदों को हवा दी थी। इन बातों का असर आंदोलन पर भी पड़ा था। इन बातों के बावजूद मुसलमानों की भागीदारी को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। पश्चिमोत्तर प्रांतों में, जैसा कि सबको मालूम है, उनकी भागीदारी बड़ी जबरदस्त थी। उदाहरण के रूप में तनिका सरकार ने दर्शाया है कि बंगाल में सेनहट्टा, त्रिपुरा, गैबंधा, बांगुरा और नोवाखाली में मध्यवर्गीय मुसलमानों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। ढाका में मुसलमान, विद्यार्थी, दुकानदार और यहां तक कि निम्न वर्ग की आम जनता ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय मुस्लिम महिलाएं भी सक्रिय थीं। बिहार को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से आंदोलन में लामबंद किया गया था, जैसा कि देश के दूसरे भागों में अन्य वर्गों को किया गया था। इस आंदोलन को जो समर्थन गरीबों तथा निरक्षर लोगों से प्राप्त हुआ था, कस्बों और गांवों दोनों ही स्थानों पर वो वास्तव में अद्भुत और अपूर्व था। उनकी भागीदारी की झलक जेल जाने वालों की संख्या के सरकारी आंकड़ों से भी मिलती है और अनेक रूपों में आंदोलनों में भागीदारी का एक रूप जेल जाना भी था। बंगाल के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ने इस बात पर गौर करते हुए आम सरकारी दुविधा को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार के अज्ञानी और गंवार लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। भारतीय महिला के लिए ये आंदोलन उस समय तक के आंदोलन में सबसे अधिक मुक्तिदायी था और कहा जा सकता है कि इसी के जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया। अध्याय 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 समाप्त। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भाग 1 समाप्त।